आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई थी। देखिए, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल ही लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट ही लेते हैं, ठीक है ना, व्हिच इज सॉल्व टू 13.1 विद द व्हिच इज हेल्प टू सॉल्व द एक्सरसाइज 13.1, ठीक है ना। 13.1 को आपको एग्जांपल क्या करेगा, सॉल्व करने में बहुत मदद करने वाली है। तो 13.1 जो है आपका एक क्वेश्चन है मेरे पास, P ऑफ A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। इट मींस इसको कैसे रीड करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल 1/2 व्हिच इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B व्हिच इज 1/7 एंड गिवन क्या है आपका P A इंटरसेक्शन B। ये वैल्यूज कितनी दे रखी है आपको 1/14, ठीक है ना। आपको तीन वैल्यूज आर गिवन। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, P A ऑफ B। सेकंड में फाइंड आउट करना है आपको P B by A एंड थर्ड में आपको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं पहला। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका कंडीशन इस तरीके से रहेगा कि आपके पास दो इवेंट में आपका एक इवेंट हो चुका होगा, ठीक है ना, और उसी के बेसिस पे जो एक और इवेंट रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास हमको क्या निकालना है, A by B। इट मींस दैट इसकी वैल्यू क्या होती है पता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका B इवेंट हो चुका है, आपका B इवेंट क्या हो चुका है, ये आपका इसको आपने कर चुके हो, ठीक है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी के हेल्प पे मतलब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है, जबकि B आपका हो चुका है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, जो बाई B रहता है वो इवेंट हो चुका होता है, उसी के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है P A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये होता है हमारा फॉर्मूला, A इंटरसेक्शन B by probability of B। It means that to find a probability of A given that B event has been occurred, आपका B इवेंट हो चुका है, आपको A इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला P A इंटरसेक्शन B by probability of B। Now put that value A intersection B, probability of A intersection B which is 1/14 by probability of B 1/7। It means that 1/14 into 7/1, 7 1 जा 14, 1/2। Probability of A by B is equal कितना 1/2। आंसर आया समझ में। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से रखेंगे थोड़ा सा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इट मींस दैट वन इवेंट हैज बीन ऑकर्ड विद द बेसिस ऑफ फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट, ओके। उसी के बेसिस पे आपको दूसरा इवेंट को फाइंड आउट, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है ना। B by A क्या हो जाएगा, देखिए B by A में क्या केस हो जाएगा, जब आप B by A फाइंड आउट करोगे प्रोबेबिलिटी, तो B इंटरसेक्शन A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए A इंटरसेक्शन B की वैल्यू होती है B इंटरसेक्शन A के बराबर। जितनी वैल्यू A देगा उतनी, मतलब जितनी वैल्यू A इंटरसेक्शन B देगा उतनी वैल्यू B इंटरसेक्शन A भी देगी। तो आपका ये 1/14 तो सेम रहेगा। यहाँ पे जब आप B by A फाइंड आउट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगा, तो A की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो 1/7 अब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A की फाइंड आउट कर रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A 1/14 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2, 1/14 into 2/1, 1/7। इट मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A इज इक्वल कितना आ गया आपके पास 1/7। दिस इज अवर नेक्स्ट आंसर। B इंटरसेक्शन है या A इंटरसेक्शन B कहिए, दोनों की वैल्यू क्या होती है, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, इक्वल ही रहेगी। उसके बाद आपको फाइंड करना है A यूनियन B। तो A यूनियन B फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए और टू फाइंड A यूनियन B आपके पास एक फॉर्मूला था, थर्ड नंबर, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ A इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A यूनियन B चाहिए हमको, A यूनियन B चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी है 1/2 प्लस 1/7 माइनस 1/14। एलसीएम ले लीजिए 2 7 and 14 का, 2 7 and 14, 2 1 जा 2 7 7, 7 1 जा
7 1 जा 7, तो 7 2 जा 14, 7 plus 2 plus minus 1, 7 to 9, 9 minus 1, 8 by 14, which is 2 4 ja 2 7 ja 7 by 4 is our A union B. Value of A union B is 4 by 7, which is our answer. एक बार चेक कर लेते हैं, 1 by 2, 1 by 7, 1 by 14, 2 7 and 14 का एलसीएम लिए, 2 1 जा 2 7 जा 2 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 2 और 14 1 जा 7 2, 9 minus 8, 8 by 14, which is 4 by 7. It is our answer. Okay, तो ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व आपको करनी है, ठीक है ना. राइट डाउन टू सॉल्व एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना. तो एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं. देयर आर 2 फ्रूट्स इन अ बास्केट. एक बास्केट में कितने फ्रूट्स हैं? 2 फ्रूट्स हैं. ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 2 फ्रूट हैं. इफ इट इज नोन दैट इट इज एटलीस्ट 1 फ्रूट इज डैमेज्ड. हमको ये पता चल चुका है कि उसमें से एटलीस्ट 1 फ्रूट क्या है? डैमेज. इट मींस कहने का मतलब है या तो एक फ्रूट डैमेज होगा या तो दोनों फ्रूट डैमेज हो सकती है. एटलीस्ट कहने की मतलब यही होती है ना कि एक फ्रूट या तो एक से ज्यादा फ्रूट डैमेज होने की पॉसिबिलिटी. और ये हमको पता है, इट इज नोन मतलब ये हमको पता है. इट मींस ये इवेंट हो चुका है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द फ्रूट्स आर डैमेज. तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों फ्रूट्स क्या है? डैमेज है. तो दोनों फ्रूट्स डैमेज हैं, तो दोनों का इवेंट का लिख लेते हैं हम लोग. इवेंट ए लिख लेते हैं कि एटलीस्ट 1 फ्रूट आर डैमेज्ड. और इवेंट बी पूछा है हमसे कि आपका बोथ द फ्रूट्स आर डैमेज्ड. कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिखे पीछे लिखे, ठीक है ना. ये इवेंट हो चुका है, हैज बीन ऑकर्ड, ये आपका हो चुका है क्योंकि एटलीस्ट 1 फ्रूट्स आर डैमेज्ड, है ना. 1 फ्रूट इज आर डैमेज्ड. ये का हमारा क्या हो गया है? डैमेज हो चुका है, ठीक है ना. 1 फ्रूट इज डैमेज्ड. ओके. एंड सेकंड केस में क्या बोल रहा है? बोथ द फ्रूट्स आर डैमेज्ड. ये हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इसी की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए, इसी की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए, ठीक है. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं? या तो दोनों फ्रेश हो सकते हैं, या तो एक फ्रेश एक रिजेक्ट हो सकता है, ये एक रिजेक्ट या एक फ्रेश हो सकता है, या दोनों फ्रूट क्या हो सकते हैं? आपके फ्रेश हो सकते हैं, ठीक है. यही तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस होंगे भाई. यही तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस होंगे कि एक फ्रूट रिजेक्ट होगा तो दूसरा फ्रेश हो सकता है, दूसरा फ्रेश होगा तो पहला रिजेक्ट, दूसरा फ्रेश होगा तो पहला रिजेक्ट हो जाएगा, या तो दोनों रिजेक्ट होंगे तो दोनों फ्रेश होंगे. अब हमको इवेंट ए निकालना है. इवेंट ए निकालेंगे तो क्या होगा? एटलीस्ट 1 फ्रूट इज डैमेज्ड. एटलीस्ट 1 फ्रूट इज डैमेज्ड. एटलीस्ट 1 फ्रूट इज डैमेज्ड. तो एटलीस्ट 1 फ्रूट इज डैमेज्ड में कौन सा आएगा? डैमेज्ड में आपका फ्रेश एंड रिजेक्ट. डैमेज्ड कहने का मतलब है कि रिजेक्ट वाला ही, या तो आरएफ हो सकता है या तो एफएफ हो सकता है. एटलीस्ट की कंडीशन तो ये रही ना, एटलीस्ट एक फ्रूट हमारा क्या है? रिजेक्ट है, डैमेज्ड है, तो आरआर होगा. ये रिजेक्ट डैमेज को आप यहां पर लिख सकते हैं. डैमेज्ड जो है आपका वो आर से डिनोट कर रहा है, ठीक है ना. और फ्रेश जो है आपका वो एफ से रिजेक्ट, क्या बोल रहे हैं हम लोग? आर से डिनोट कर रहे हैं. तो एटलीस्ट 1 फ्रूट इज डैमेज्ड. ये हमारी इवेंट ए हो गई. इवेंट बी को आप क्या लिख सकते हैं? इसके सैंपल स्पेस से बोथ द फ्रूट्स आर डैमेज्ड. बोथ द फ्रूट्स आर डैमेज्ड. डैमेज्ड मतलब एफ एफ, सॉरी आर आर. ये दोनों डैमेज को बता रहे हैं ना. अब मेरी बात समझिएगा. क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि एटलीस्ट 1 फ्रूट इज डैमेज्ड. ये हो चुका है, हैपेंड. ये हैपेंड हो चुका है, हमको पता है हो चुका है. बोथ द फ्रूट्स आर डैमेज्ड. इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो देखिए, इसको मैंने सैंपल स्पेस को मैंने यहाँ पे लिया. एटलीस्ट 1 फ्रूट इज डैमेज. तो एक या एक से ज्यादा फ्रूट डैमेज होने चाहिए. तो एक फ्रूट इसमें डैमेज हो गया, एक फ्रूट इसमें डैमेज हो गया, या तो दोनों फ्रूट डैमेज हो गए हैं. उसके बाद बी इवेंट को बोथ द फ्रूट्स आर डैमेज. तो बोथ द फ्रूट्स आर डैमेज किस पे आएगा? रिजेक्ट. रिजेक्ट इट मींस दैट रिजेक्ट, ये दोनों डैमेज फ्रूट है. अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी? बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए होगा. प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू चाहिए. ए क्या हो चुका है? हैपेंड हो चुका है, ऑकर्स हो चुका है, पहचान चुके हैं कि एक डैमेज हो चुका है. एटलीस्ट 1 हैज बीन डैमेज्ड. देन पी बी इंटरसेक्शन ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए. देखिए बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए मतलब इसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे. बी इंटरसेक्शन ए तो क्या इंटरसेक्शन होगा? रिजेक्ट एंड रिजेक्ट. ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्ट होंगे ना भाई. इसमें भी रिजेक्शन है, इसमें भी रिजेक्शन है. तो इट मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर.
प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ए की इवेंट कितनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, देखिए फ्रेश और डैमेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, रिजेक्ट और फ्रेश आने की रिजेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इट मींस दैट यहाँ पे फ्रेश हो सकता है एंड रिजेक्ट भी हो सकता है, तो F इंटू आर, तो 1/2 फ्रेश आने की पॉसिबिलिटी, देखिए फ्रेश या रिजेक्ट दो ही चीजें हैं हमारे पास तो कॉमन, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4 आएगी ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपके सैंपल स्पेस है 1 2 3 4, 4 में कितने टर्म्स हैं आपके 1 2 3 टर्म्स हैं, ऐसा भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग जनरली ऐसा ही करेंगे, फ्रेश फ्रूट की आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, रिजेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4, इनके बीच में क्या रहेगा प्लस, या तो फ्रेश रिजेक्ट हो सकता है, फ्रेश एंड रिजेक्ट आ सकता है, या फिर रिजेक्ट एंड फ्रेश आ सकता है, या फिर रिजेक्ट एंड रिजेक्ट मतलब कि डैमेज भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे या मतलब और का साइन आएगा, और मतलब होता है, आप हमेशा याद रखिएगा, और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो फ्रेश एंड रिजेक्ट 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी, रिजेक्ट की 1/2 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इट मींस दैट 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया 3/4, रिजेक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यूज, बी इंटरसेक्शन 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट 1/3, इट इज अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ, it is the probability both the fruits are damaged की probability कितनी है 1/3 आएगी, है ना, इसी को तो फाइंड आउट कर रहे थे। जनरली आपको सिर्फ फॉर्मूला ही सही आपको पूरा कंप्लीट करना है, फॉर्मूला ही आपके बहुत हेल्प करने वाली है, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिकली भी लगाएं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आपको जब तक आप लॉजिक नहीं लगाएंगे तब तक आपको मैथ सॉल्व नहीं होने वाला। यहाँ पे देखो आप समझिए मेरी बात को, ये हैपन हो चुका है, ये आपका हो चुका है, ठीक है ना। अब इसी के बेसिस पे हमको क्या निकालना है, इवेंट बी निकालना है। ओके, तो ये हो चुका है, तो इसका इवेंट क्या है, फ्रेश रिजेक्ट, रिजेक्ट फ्रेश, रिजेक्ट रिजेक्ट, है ना। एटलीस्ट वन फ्रूट इज रिजेक्ट, इट मींस दैट एक फ्रूट इसमें रिजेक्ट होगा ही होगा, तो ये एक हो सकता है, ये एक हो सकता है, एटलीस्ट कहना बोला है तो एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो दोनों फ्रूट रिजेक्ट हो सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे हमको रिजेक्ट बोथ द फ्रूट्स आर रिजेक्ट निकालना है, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, 3 में आपका ये आपका रिजेक्ट है तो 1/3। ऐसा भी आप लॉजिकली आप चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं मैथ्स को, कि आपके पास इसी, अब ये पॉसिबिलिटी ये आपका चला गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस चला गया, अब आपकी प्रोबेबिलिटी, आपकी सैंपल स्पेस, आपका सैंपल स्पेस ये हुआ, क्योंकि इसी से आपका रिजेक्ट बोथ द फ्रूट्स आर डैमेज्ड की प्रोबेबिलिटी इसी से निकलने वाली है, क्योंकि ये हैपन हो चुका है। तो रिजेक्ट आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1 2 3 में 1/3, 1 2 3 रिजेक्ट जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1/3, तो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ राइट डाउन, नाउ वी हैव टू सॉल्व एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अ डाई इज रोल्ड इन 3 टाइम्स, एक डाई को, वन डाई है, डाइस भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसको 3 बार रोल करेंगे, तो पहले में 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट टाइम को क्या किया रोल किया, सेकेंड टाइम में भी रोल किया मैं 6, और थर्ड टाइम में भी रोल किया, तो यही पॉसिबल केसेस आएंगे, कोई सा भी आपका क्या हो सकता है, ठीक है ना, कोई सा भी 6 नंबर आपके पॉसिबल हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे, पहले वाले में भी कोई सा भी 6, सेकंड वाले में भी कोई सा 6, और थर्ड वाले में भी कोई सा 6, इट मींस 216। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ गए आपके पास 216। कैसे आया सर, तो देखिए फर्स्ट में अगर आपने फर्स्ट डाई में 1 आया तो सेकंड में 2 आया हो सकता है, थर्ड 3 में थर्ड आ गया हो, तो एक एलिमेंट हो गया, फर्स्ट में 1 आया, सेकंड में भी 2 आ गया होगा, थर्ड में 2 भी आ गया होगा, है ना। 1 आया 2 आया 4 आ गया होगा, 1 आया 2 आया 5 आ गया होगा, 1 आया 2 आया 6 आ गया होगा, 2 1 4, बहुत सारे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 216 एलिमेंट्स क्या होंगे आपके बनेंगे, है ना। तो इतने 216 कहाँ लिखते रहोगे आप, आपका तो टाइम कंज्यूम ही ले लेगा। Hence we know हमको बस सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना था, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 216, ये हमको पता चल गया कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं हमारे 216।
ओके आप समझ में आया? ये आपके एलिमेंट्स हैं, एक एक सेट बनता जाएगा आपका, और सब सेट ही होता है किसका, जो इवेंट हम लोग कराते हैं ना, इवेंट ए एंड इवेंट एफ लिखते हैं, तो इवेंट ए इवेंट बी लिखते हैं, वो सब सेट होता है किसका, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का। इसी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के अंदर से ही हम लोग इवेंट ई लिखते हैं और इवेंट एफ ही लिखते हैं। ओके तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास आ गया है 216। बाकी अब आप देखिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। आया समझ में? कोई सा भी है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया आपके पास 216। ओके अब क्या बोल रहा है, द इवेंट ए एंड बी आर फॉलोइंग। अब देखिए हमारे पास इवेंट ए है और इवेंट बी है, फॉलोइंग दिया हुआ है। इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर इन थर्ड रोल में 4 इन थर्ड रोल, एंड द इवेंट ऑफ गेटिंग 6 इन फर्स्ट रोल, 6 इन फर्स्ट रोल, थोड़ा छोटा लिख लेता हूं, 6 in first row and 5 in second row, 5 in second row। ठीक है, ये आपका इवेंट ए एंड इवेंट बी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। बी इज हैपेंड मतलब ये हो चुका है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। लिख लेंगे तो आपको बेसिस आपको सॉल्व करने में स्टार्टिंग में आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो समझ गए आप क्वेश्चन को। उसने ये कहा कि एक डाई को 3 बार क्या करता है, रोल करा जाता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स से 216 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1 2 4 1 2 5 2 3 2 कुछ भी हो सकता है, तो इट मींस दैट 216 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो सकते हैं। अब इवेंट ए क्या बोल रहा है, इवेंट ए जो है आपका फर्स्ट सेकंड पता नहीं, लेकिन 4 में क्या आना चाहिए, थर्ड रोल में 4 आना चाहिए, ठीक है। इवेंट बी, अब इसको मैं मैथ्स के फॉर्म में कर रहा हूँ, 6 इन फर्स्ट, 5 इन सेकंड एंड थर्ड इन क्या आना चाहिए, 6 5 फर्स्ट वाले, 6 जो है फर्स्ट में एंड 5 जो है आपका सेकंड में आना चाहिए। अब पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड आउट करिए जिसमें 4 इन थर्ड रोल, जिसमें थर्ड रोल पे 4 आए, जबकि इवेंट बी क्या कह रहा है कि 6 5 आ चुका है, इट मींस दैट 6 5 हो चुका है, तो 6 5 हो चुका है, इट मींस क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 6 और 5 ही आया होगा। 6 5 आपका फर्स्ट और सेकंड क्या हो चुका है, तो 6 5 ही आया होगा। यहाँ पे 4 आ गया है क्योंकि ये थर्ड रोल क्या बोल रहा है, 4 को कह रहा है। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे केसेस क्या हो सकते हैं, 6 5 4 6 5 4, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 एंड 5 एंड 6, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है भाई। इवेंट बी आपका 6 5 तो कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड रोल पे है 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ भी नंबर हो सकता है। 6 5 ऑकर हो चुका है, तो मतलब 6 5 यहाँ पे भी आएगा। यहाँ की प्रोबेबिलिटी 4 है, मतलब यहाँ पे थर्ड रोल पे 4 है, तो 6 5 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए किससे, जबकि 6 एंड 5 आपका हैपन हो चुका है। तो 6 5 इवेंट बी का क्या हो जाएगा, 6 5 1 हो सकता है, 6 5 2 हो सकता है, 6 5 3 हो सकता है, 6 5 4 हो सकता है, 6 5 6 और 6 5 4 3 5, ये 5 एंड 6 5 6 आया समझ में। यहाँ पे 6 5 कंफर्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है आपका, तो ये पॉसिबल केस है। 6 5 1 हो सकता है, 6 5 2 हो सकता है, 6 5 3 हो सकता है, 6 5 4 हो सकता है, 6 5 6 6 5 5 6 5 6, ये केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हो चुका है, तो इट मींस यहाँ पे 4 तो आपका थर्ड रोल में आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 4 आपका यहाँ पे आए, 6 5 तो कंफर्म आ चुका है आपका। अब देखिए अब आपका इवेंट बी यही तो सैंपल स्पेस बन गया, इवेंट बी इज अवर सैंपल स्पेस फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए सैंपल स्पेस बना। तो सीधे से बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में 6 5 और आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। 1 2 3 4 5 6 में 6 5 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 ही तो होगी। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इस तरह से बनेगा, देखिए P आपका B क्या हो चुका है, तो A by B इज इक्वल P A इंटरसेक्शन by B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B, A में देखिए और B में देखिए, ये B का एलिमेंट ये रहा, A का एलिमेंट 6 5 4 और B का एलिमेंट है 6 5 1 2 3 4 5 6, इसमें कॉमन क्या है, ये और ये कॉमन है, तो इट मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 5 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 आने की प्रोबेबिलिटी
1/6 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 कितना हो गया 1/216। जैसे 6 आया तो कितने में से आया 6 में से तो 6 आया होगा तो 1/6 प्रोबेबिलिटी। 5 आया तो 5 कैसे आया 1/6 के थ्रू ही आया प्रोबेबिलिटी। 1 कैसे आया 1/6। 6 एंड 5 एंड 1 ये आपका एक सेट है, इट इज अ सेट, ठीक है ना, एक सेट है। तो 6 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 1/216 1/216 ये हो गया 1/216 ये हो गया 1/216 ये हो गया। यहाँ पे और का साइन है ना, या फिर ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है या और इट मींस यहाँ पे क्या होगा एडिशन हो जाएगा। तो 1/206 200/206 3 बाई सभी को आप क्या कर दीजिए 1 1 2 3 4 5 6 6/216। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ गई 6/216 इज अवर प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं करा गया है मैंने। तो 6 1/6 1/6 1/6 मतलब 1/216 बाय 6/216 216 कैंसल आउट 1/6 1/6 इज अवर आंसर। 1/6 क्या है आपका आंसर ही है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं लेकिन आपको इसकी जैसे मैंने सॉल्व करा है उसके थ्रू ही करिएगा, है ना। ये तो बहुत शॉर्ट हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस पे करेंगे हम लोग जो आपका छोटा नंबर्स करेंगे या फिर ऐसे लगेगा कि नहीं इसको तो हम लोग इजीली क्या बोलते हैं बहुत छोटा नंबर का है तो आप तुरंत कर लेंगे, तो इस तरह से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ A by B condition probability we have to solve the question example number 5। तो एग्जांपल नंबर 5 को इस तरह से आपको सॉल्व करना है। एक बार फिर से एक बार रिवाइज तो नहीं करवाना पड़ेगा मुझे लगता है क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। 6 5 आ चुका है इवेंट बी में, तो आपको ए में 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 6 5 तो कंफर्म यहाँ पे है, यहाँ बस 4 आया है थर्ड रोल में, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी इससे बतानी है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं यहाँ पे 6 5 कंफर्म ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट बी। इवेंट बी के सैंपल स्पेस तो यही हो गए ना भाई। अब इसी के बेसिस पे इवेंट ए को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है क्योंकि आपका बी इवेंट हो चुका है और बी इवेंट के बेसिस पे ही हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए चाहिए। तो इट मींस दैट 1/6। ओके नाउ लेट्स राइट डाउन नंबर 6 है ना। अ बैग कंटेन्स 5 कॉइंस ऑफ 2 रुपीस। ए बैग कंटेन, ए बैग में क्या कंटेन कर रखे हैं हम लोगों ने 5 कॉइंस ऑफ 2 रुपीस। 5 की कॉइंस की कितने हैं 2 सॉरी ऐसा लिख लीजिए आप 2 रुपीस के कॉइन जो है 5 कॉइन्स हैं। ओके एंड 4 1 रुपीस के 4 कॉइन्स हैं, ठीक है ना। सेकंड बैग में जो है आपका सेकंड बैग, फर्स्ट बैग लिख लीजिए इसको, तो सेकंड बैग इसकी कंडीशन क्या बोल रही है 5 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीस। 2 रुपीस के कितने कॉइन्स हैं 5 कॉइन्स। ओके एंड 3 coins of 1 rupees के 3 coins हैं। We have to given that 1 coin is dropped from a bag, ठीक है ना। Find the probability of ₹2। कॉइन जो है आपका 2 रुपए का ही होना चाहिए, आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बैग में 2 रुपीस के 5 1 रुपीस के 4 कॉइन्स, सेकंड बैग में 2 रुपीस के 5 1 रुपीस के 3 कॉइन्स हैं। अब 2 रुपए का एक सिक्का गिर जाता है, ठीक है ना। कौन से बैग से गिरता है ये तो हमको नहीं पता ना, वो तो बोल रहा है कि एक बैग से 2 रुपीस का सिक्का क्या हो जाता है गिर जाता है। सॉरी वो बोल रहा है कि एक सिक्का गिर जाता है बैग 1 से या बैग 2 से, उसमें से एक सिक्का गिर जाता है ना। 1 coin has dropped। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो सिक्का 2 रुपए का है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको कि वो सिक्का 2 रुपए का ही है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी से नहीं बनाया कि हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। अब ये वाले बैग से गिरा हुआ है तो ये वाले बैग से गिरा हुआ, तो 2 बैग है तो पॉसिबिलिटी कितनी है 1/2 इसकी होगी। 2 रुपए का कॉइन इसमें वो सिक्का इसका होगा या फिर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी। समझ में आया। इस बैग से कोई कॉइन गिरा है तो 1/2 कॉइन इज मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बैग हमारे पास 2 है तो बैग 1 से कॉइन गिरने की प्रोबेबिलिटी 1/2 या तो बैग 2 से गिरने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है कि 1/2 इससे भी होगी, है ना। 2 बैग है 1 कॉइन गिरेगा तो इसमें भी कॉइन है इसमें भी कॉइन है तो गिरने की प्रोबेबिलिटी 1/2 दोनों में इक्वल रहेगी। नाउ अब हमको फाइंड आउट करना है कि वो आपका क्या है, आपका क्या है वो कि 2 रुपीस का ही कॉइन है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 5 4 9 और 2 रुपीस के कितने हैं 5 कॉइन्स हैं तो 5/9। देखिए टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं 5 + 4 9 कॉइन्स, लेकिन 2 रुपीस के कॉइन कितने हैं 5 कॉइन्स हैं।
सेम इसमें भी कंडीशन 5 3 8 कॉइन्स, लेकिन 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं 5, तो 2 रुपीज के कॉइन की प्रोबेबिलिटी 5/8 एंड 2 रुपीज के कॉइन की प्रोबेबिलिटी 5/9। ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी है 5/9 एंड 5/8। अब वो 2 रुपीज की गिरने की प्रोबेबिलिटी, बैग 1 से गिरने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बैग 2 से गिरने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसमें भी तो रहेगी, पॉसिबल है भाई। ये रुपीज ऑफ 2 वो कॉइन जो गिरा है वो 2 रुपीज का ही, तो 5/8, लेकिन बैग 2 से गिरा हो तो 1/2, बैग 1 से गिरा हो तो 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे। और बैग 1 से गिरा हो और बैग 2 से गिरा हो, इट मींस दैट बैग 1 से या बैग 2 से, तो या आया तो मतलब बीच में क्या रहेगा आपका प्लस। 5 1 जा 5, 9 2 जा 18, प्लस 5 1 जा 5, 8 2 जा 16। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 18 एंड 16, 2 9 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, है ना, 3 3 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36 2 जा 72 2 जा 144 आ गया। 18 में 144 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, है ना। 144 में आप 18 में डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, प्लस 16 में 144 में 16 का डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 5 जा 45, 85/144, इट इज अवर आंसर। समराइज कर लीजिए एक बार, बैग 1 और बैग 2 था हमारे पास, उसमें से एक कॉइन गिर गया, अब 2 रुपए का कॉइन ही है, वो पॉसिबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो 2 रुपए का ही कॉइन है, तो या तो बैग 1 से गिरा होगा या तो बैग 2 से गिरा होगा, तो पॉसिबिलिटी तो 1/2, क्योंकि बैग हमारे पास कितने हैं 2। नाउ 2 रुपीस के 5 कॉइन्स हैं, 1 रुपीस के 4 कॉइन्स हैं, 2 रुपीस के 5 कॉइन्स, 1 रुपीस के 3 कॉइन्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 8, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 9। 2 रुपीस के कॉइन गिरने की प्रोबेबिलिटी 5/9, भाई 2 रुपए का नोट गिरेगा, कॉइन गिरेगा तो 5/9 ही होगा, इसमें 5/8 होगा। प्रोबेबिलिटी बैग 1 से गिरने की 1/2 और प्रोबेबिलिटी बैग 2 से गिरने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दे, या तो बैग 1 से गिरा होगा या तो बैग 2 से गिरा होगा, इट मींस यहाँ पे प्लस का साइन, तो आपका 85/144 क्या है आपका पॉसिबिलिटी होगा कि वो कॉइन जो है आपका 2 रुपीस का होगा, ठीक है ना। तो राइट डाउन, we have to solve example number 8. okay, example number 8 को solve करते हैं। A dice is tossed 2 times, a dice tossed 2 times, okay, 2 times toss करेंगे तो number of sample space कितने आ जाएंगे, एक डाइस में 6 possibility, सेकंड में भी 6, which means that 36 पॉसिबल केसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी बनेगी कि इतने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 होंगे, इट मींस दैट 1 2 2 1 3 1 3 2 3 3 बहुत सारे बनेंगे भाई, कितने 36 क्या होंगे इसके पॉसिबिलिटीज होंगे, है ना। ऐसा हो सकता है पहले में 1 आया तो दूसरे में 2 आ गया होगा, पहले में 3 आया तो दूसरे टर्म्स में 4 आ गया होगा, है ना। तो इट में बी, तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस कितने आ गए हमारे पास 36, ऐसे केस बन जाएंगे। एंड सम ऑफ 2 नंबर्स गेटिंग 6, sum of 2 number getting 6, find the conditional probability of getting minimum number 4 in one time। क्या बोल रहा है, and sum of 2 numbers getting 6, sum of 2 numbers, suppose that मैंने इवेंट A लिया, sum of getting 6, तो 1 5 पे भी क्या आएगा 6 आएगा, getting 6 sum क्या आना चाहिए 6, जिसका sum कितना है 6 आए उसी को लेना, तो 1 और 5 को लेंगे तो 6 आ जाएगा, या फिर 5 1 भी हो सकता है, 2 4 4 2 भी हो सकता है ना, 3 3 ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 6 गेटिंग 6 करने का पॉसिबल केसेस है, यही होगा गेटिंग 6 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, है ना। तो 1 2 3 4 5। नाउ इवेंट बी क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मिनिमम नंबर 4 इन वन टाइम। ऐसे बताइए जो मिनिमम नंबर क्या हो कि आपके मिनिमम नंबर 4, मिनिमम 4 एक मतलब कि उस डाइस में कम से कम एक 4 होना चाहिए, तो 1 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है, मिनिमम नंबर 4 होना चाहिए, 4 4 5 4, है ना, 5 4 4 5 6 4 4 6, और क्या हो सकता है 1 4 4 1 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4, फिर 5 4 या 4 5,
है ना। इसको 4 4 के ना, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। 4 5 है ना, 4 5 4 5 5 4 है ना, 4 5 हो गया, 4 6 है ना, 6 4, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसने इतने मिनिमम नंबर ऑफ 4 आने की पॉसिबिलिटी इतनी है। मिनिमम नंबर ऑफ 4, देखिए मिनिमम कहने का मतलब ये हुआ कि 4 हो सकता है या 4 दो बार भी 4 हो सकता है, ठीक है। दो डाइस में 2 ही 4 हो सकते हैं भाई, है ना। तो एक 4 आ गया मिनिमम, यहाँ पे भी 4, इस तरह से 4 करते हुए एक मिनिमम आया, यहाँ पे 2 बार में 4 आ गया। तो मिनिमम कहने का मतलब ये कि एक 4 या 2 4 भी हो सकते हैं, तो 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे हो गया। तो हमको क्या निकालना है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो यही हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये हैपेंड हो चुका है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और ये आपका हो चुका है, ठीक है ना। गेटिंग 6 आ चुका है, ठीक है ना। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, क्योंकि बी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ये आपका हैपन हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही तो फॉर्मूला लगाएंगे। बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए में देखिए आपके चेक करिए कौन कौन सा आपका इंटरसेक्ट हो रहा है। 1 5 1 5 है क्या, नहीं है। 5 1 नहीं है। 2 4 2 4 इज देयर, 2 4 इज देयर। 4 2 4 इज देयर एंड 3 3 3 3 भी आपका नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन ए आपके पास आ गया क्या, 2 4 या 4 2, ये आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ठीक है। 2 आने की पॉसिबिलिटी 1/6, 4 आने की पॉसिबिलिटी 1/6, तो 1/6 1/6 कितना हो गया, इनटू करेंगे तो 1/36, 1/36 इसका प्लस 1/36, 2 4 आ सकता है या तो 4 2 भी आ सकता है। तो 1/36 एंड 1/36 2/36, इट मींस दैट 1/18। आया समझ में। 2 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6 में, 6 1/6। 4 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। या देखिए 2 एंड 4 मतलब मल्टीप्लिकेशन, और 4 एंड 2, 2 एंड 4 और 4 एंड 2, it means that 1/36 plus 1/36 is equal to 2/36, which means 1/18. तो probability of B intersection is equal 1/18. Find a probability of A. probability of A find करिए तो probability of A क्या हो जाएगा, 1/6 1/6 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1 2 3 4 5, सभी को क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड। तो 5/36 which is a probability of A. Now put that value of, यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, B by A, B intersection 1/18 by probability of A कितना है 5/36, 1/18 मल्टीप्लीकेशन 36/5, 18 1 जा 18 2 जा 2/5, which is the probability of event B, ठीक है। इवेंट बी, आपकी इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 2/5 आएगी, एंड hence it is our answer, 2/5 is our answer. Okay, now let's write down example 9 देखते हैं। P of A, probability of A 1/3, probability of B is 0, probability of B is equal 0, then है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B फाइंड आउट करिए बोल रहा है ना। कितना हो सकता है, 0 हो जाएगा, A 0 होगा, B 1/3 होगा, C नॉट डिफाइन होगा, एंड D क्या होगा आपका 2/3। ये आपका क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B जब निकालोगे आप, तो P A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये तो हमारा फॉर्मूला है। A इंटरसेक्शन B कितना होगा, A इंटरसेक्शन कुछ भी हो, PB तो हमारा 0 है भाई, PB की वैल्यू यहाँ पे P A इंटरसेक्शन B कुछ भी हो, ये तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया तो क्या आएगा आंसर 0 है, सॉरी नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन। एंड होता है ना, जब भी 0/2 करेंगे तो 0, लेकिन 2/0 करने पे नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट हो जाता है।
ठीक है ना, इसको नॉट डिफाइन, ठीक है ना, तो नॉट डिफाइन हो गया। सेकंड वे क्या बोला है, 10 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे ना, 10 नंबर क्वेश्चन कर लोगे आप। नाउ वी हैव टू सॉल्व 11। नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 टाइम्स करोगे आप, टॉस करोगे, एक कॉइन है, कॉइन मतलब हेड एंड टेल, तो 3 टाइम्स करेंगे तो पहले में आने की पॉसिबिलिटी हेड एंड टेल, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2। फर्स्ट कॉइन में हेड एंड टेल 2 ही आ जाएगा, सेकंड में भी कॉइन फिर से टॉस करेंगे तो फिर 2 से हेड एंड टेल ही आएगा, थर्ड में हेड एंड टेल ही आएगा, तो इट मींस 8, इट इज अवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 8 हमारे सैंपल स्पेस आएंगे, ठीक है ना। या तो सैंपल स्पेस को आप लिख लीजिए, सैंपल स्पेस ऑफ n क्या क्या रहेगा, देखिए हेड हेड हेड, पहले वाले में भी हेड हो सकता है, दूसरे कॉइन को मतलब फिर से कॉइन को टॉस करें तो फिर हेड आ सकता है, तीसरी बार में भी हेड आ सकता है, तो ये आपका एक केस हो गया है ना। उसके बाद हेड हेड टेल हो सकता है, फिर हेड टेल टेल हो सकता है, या फिर हेड टेल हेड, ये 4 केस हो गए, हेड 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 टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, फिर टेल 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 कर सकते हैं, फिर टेल टेल हेड कर सकते हैं, फिर टेल हेड हेड कर सकते हैं, और उसके बाद टेल हेड टेल, ये तो होंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऐसे हो सकते हैं। अगर कॉइन में हेड 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 आ सकता है, उस कॉइन में हेड हेड टेल भी आ सकता है, और यहाँ पे क्या करते जाएंगे, और एंड दिस इज अ set of 3 when we toss 3 coins, when we toss a coin 3 times, ये आपका सेट हो गया, एक सेट है, इट इज अ सेट, क्या एक कॉइन को 3 बार टॉस करने पर ये हमारा सेट निकलेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ही सेट होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, सब तो सही है ना, ये इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ इवेंट ए गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, इवेंट ए क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एंड इवेंट बी जो है आपका हेड इन फर्स्ट टॉस, हेड इन फर्स्ट टॉस, ठीक है ना। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स व्हेन इवेंट ऑफ बी गेटिंग हेड इज ऑलरेडी हैपेंड, ये आपका हैपेंड हो चुका है, ठीक है ना। हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, एक ही प्रोबेबिलिटी चाहिए, बोला ना, क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालिए जब आपका इवेंट बी हेड इन फर्स्ट टॉस हैज ऑलरेडी हैपेंड, ये आपका फर्स्ट इन टॉस ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है, तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, इवेंट ए की चाहिए, है ना। क्वेश्चन समझ में आया आपको, एक कॉइन को 3 बार टॉस करा तो नंबर ऑफ सैंपल्स टोटल कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमको एटलीस्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जबकि इवेंट भी आपका हो चुका है, हेड इन फर्स्ट टॉस, तो यही अब यही हमारा क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा, क्योंकि ये हो चुका है, अब इसी पे हो चुका है, तो आपको इवेंट ए, आपको उससे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ओके। तो देखते हैं इवेंट ए की क्या होगा, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब कि हेड एक या सॉरी एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब 2 या 2 से ज्यादा हेड, तो 2 या 2 से ज्यादा हेड में हेड 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 ये आ गया, हेड हेड टेल ये भी आ गया, हेड टेल टेल नहीं आएगा, एटलीस्ट 2 हेड्स बोला है, हेड टेल हेड हेड टेल हेड, ये 2 हेड्स हो गए, टेल ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, टेल हेड हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स की कहानी में 1 2 3 4 आपके 4 क्या आ जाएंगे, एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड्स, ओके। कोई दिक्कत, ये हो गया 1 2 3 4 4 हेड्स आएंगे। इवेंट पी में जो है आपका क्या आएगा, हेड इन फर्स्ट टॉस, हेड इन फर्स्ट टॉस, तो हेड हेड हेड, पहले टॉस में हेड आया, सेकंड में भी हेड हेड हेड, देखिए फर्स्ट में हेड आना चाहिए बोल रहा है, तो फर्स्ट में तो हेड इतने टर्म्स में आई है, इतने एलिमेंट में, इसमें भी हेड टेल हेड, इसमें नहीं है हेड फर्स्ट में, इसमें भी नहीं है हेड फर्स्ट में, इसमें भी नहीं है हेड फर्स्ट में, इसमें भी हेड फर्स्ट में नहीं है, ठीक है। अब ये तो आप हैपेंड हो चुका है, ये आपको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में इंटरसेक्शन क्या करना है, ये तो एक टर्म ये करना है, इंटरसेक्ट करना है ना,
उसके बाद HHT भी कर रहा है, HHT ऑल्सो, HTH भी कर रहा है, HTH भी कर रहा है, THH HTT ये नहीं कर रहा है, तो HTH मतलब आपके पास क्या आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ HHH HHT एंड HTH, ये हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आया है, ठीक है ना। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए, तो बी की प्रोबेबिलिटी देखिए सिंपल सी बात है, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 1/8, इसका 1/8 या फिर इसका 1/8, या तो ये कितना हो जाएगा 4/8 1/8 1/8 1/8 4/8, 4/8 मींस 1/2 1/2, 4/2 4/8 मींस क्या हो गया 1/2 होगा ना, समझ में आया, 1/8 1/2 1/2 1/2 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल जाएगी 4/8, 4/8 मींस 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ HHH HHT HTH, इनके बीच में प्लस का साइन मतलब देना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, तो 1/8 1/8 1/8 3/8, तो इट मींस दैट आपका आ जाएगा PA/B, ये कितना हो जाएगा 1/8 1/8 1/8 1/8 3/8 बाय 1/2, कितना हो जाएगा 3/8 इंटू 2/1, 2 1 2 4 3/4, 3/4 is our probability at least two heads, at least two head आने की probability कितनी है 3/4। अब आप देखेंगे B वाले टर्म्स में 1 2 3 4 है, आपको तो यही हैपन हो चुका है, तो इसको सैंपल स्पेस इसी को मान लेते हैं हम। अब इसमें क्या बोलता है एटलीस्ट टू हेड्स, एटलीस्ट टू ये भी है, एटलीस्ट टू हेड ये भी है, और एटलीस्ट टू हेड ये भी है, तो 1 2 3 पॉसिबिलिटी कितने में 1 2 3 4 में 3/4, ओके, तो 3/4 इज अवर आंसर। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हैपन हो चुका है ना, वही सैंपल स्पेस बन जाता है, उसी से तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एटलीस्ट टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकाले तो एटलीस्ट टू हेड इसमें भी है, एटलीस्ट टू हेड इसमें भी है, और एटलीस्ट टू हेड इसमें भी है, तो 1 2 3 आ गया कितने में 1 2 3 4 टर्म्स में, 4 एलिमेंट्स में आपका 3/4 इज प्रोबेबिलिटी टू गेट एटलीस्ट टू हेड्स व्हेन बी इवेंट हैज बीन ऑकर्ड, जब आपका बी इवेंट ऑकर्ड हो चुका होगा। ओके, नाउ इसको राइट डाउन कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 15 ये देखिए आप, एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल नंबर 15 क्या कर रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड, अ पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है ना, एक प्लेइंग कार्ड जो होता है ना उसको पैक ऑफ कार्ड से क्या करता है, एक कार्ड को क्या करता है ड्रॉ करता है, ड्रॉ मतलब निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए कार्ड्स के बारे में आपको और मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, इसमें आता है दो चीजें आती है, सक्सेसिवली आता है, एक साइमल्टेनियसली आता है ना, सक्सेसिवली आएगा और एक साइमल्टेनियसली आएगा, और ये जो है आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी में पढ़ने को मिलेगा, है ना, तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ उसको सक्सेसिवली एंड साइमल्टेनियसली को। इसमें क्या कर रहे हैं, कार्ड को वेल शफल्ड मतलब कि अच्छी तरह से फिसी हुई ताश, मतलब ताश में से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक क्या कार्ड निकाल रहे हैं, इफ इवेंट ए इज गेटिंग स्पेड और क्लब। देखिए 52 कार्ड्स है मेरे पास, है ना, एक कार्ड्स में एक प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स क्या होते हैं आपके होते हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स आर कंटेन्ड इन अ playing card. Now event A is given that getting speed or club, getting speed or club, ठीक है ना, getting speed और club, है ना, वो ताश के पत्ते में उस कार्ड्स में एक पान जब एक पत्ते को खींचा गया तो स्पेड हो या क्लब, ठीक है ना, getting speed और club। event B getting speed और heart, getting स्पीड और हार्ट, स्पीड हो या हार्ट हो। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कौन सी, इवेंट ए की निकालनी है भाई आपको, और बी क्या हो जाएगा आपका, हैपेंड हो गया, बी आपका हो चुका है, समझ में आया, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए बाई बी निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, बी इज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है ना, तो पी A by A intersection B by probability of B, this is our formula। स्पैड मतलब होता है आपका क्या, हुक्म होता है, हुक्म के कितने मान होते हैं 13, क्लब मतलब होता है चिड़ी के भी कितने होते हैं 13, स्पैड फिर से हुक्म के 13 और हार्ट के भी 13, हार्ट मतलब पान,
है ना। स्पेड इज हुकुम और क्लब जो है आपका चिड़ी, और स्पेड जो होता है फिर से हुकुम, और हार्ट भी 13 है। तो इट मींस दैट देखिए जो है आपका ए इंटरसेक्शन बी, स्पेड क्या हो गया है, इंटरसेक्ट कर गया है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है कितना 13, और 13 में से कितने पान में से 52 है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 52 है ना भाई, 52 कार्ड्स हैं, तो 52 में 13 क्या है आपके इंटरसेक्ट कर गया, तो 52 बाय 13। इट मींस आप ऐसा भी लिख लीजिए, स्पेड क्या हो गया है आपका इंटरसेक्ट हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, स्पेड और हार्ट, प्रोबेबिलिटी स्पेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 13 बाय 52 आ सकता है, और 13 बाय 52। इट मींस दैट 26 बाय 52, इट मींस दैट 1 बाय 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो कितना हो गया 26 बाय 52। 13 इसके भी प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 52 एंड 13 प्रोबेबिलिटी इसके भी आउट ऑफ 52, तो 13 बाय 52 प्लस 13 बाय 52 इज 26 बाय 52, व्हिच मींस दैट 1 बाय 2, 1 बाय 2। नाउ स्पीड कार्ड क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड कार्ड 13 बाय 52 बाय 1 बाय 2, है ना। स्पीड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई 13 बाय 52 हुई तो होगी, तो 13 बाय 52 इनटू 2 बाय 1, 2 1 जा 2 6 2 2 16 जा 13 1 जा 13 2 जा, इट मींस दैट 1 बाय 2, 1 बाय 2 इज आवर प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, इन स्कूल 25% स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स में आपके फेल हो चुके हैं 25% स्टूडेंट्स आर फेल इन मैथ्स। नाउ फिजिक्स में 15% students are fail. Both maths and physics fail 10%. 10% are those students which are fail in both physics and maths में इतने fail हो चुके हैं। तो मैं अगर मैं probability of निकालूं, probability of maths निकालूं तो कितना आएगा 25/100, क्योंकि 100% में तो 25 क्या हो गए हैं fail हो गए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स ये कितना हो जाएगा 15 बाय 100, एंड फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों में फेल हो गए, तो P देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन P है ना। इंटरसेक्शन P क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों में फेल हो चुके हैं, तो दोनों में क्या होता है मिक्स क्या हो जाएगा, जैसे कि ये मैथ्स है और ये फिजिक्स है, तो ये जो है दोनों वाले हैं, तो ये क्या होता है इंटरसेक्शन ही होता है। इट मींस दैट प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 10 बाय 100 हो जाएगा, है ना 10 बाय 100। नाउ क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फेल्स इन मैथ्स, हमको मैथ्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इफ फेल इन फिजिक्स में फेल ही हो चुका है, तो P M I P ये निकालना पड़ेगा। M की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मैथ्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जबकि फिजिक्स में वो पहले से ही ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो इट मींस P M इंटरसेक्शन P बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ P। मैथ्स इंटरसेक्शन P कितना है 10 बाय 100 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ P कितना है 15 बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 जा 2 3 जा 2 by 3। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इन मैथ्स व्हेन वी ऑलरेडी फेल इन केमिस्ट्री, पहले से ही केमिस्ट्री में फेल हुआ है लड़का, सॉरी फिजिक्स में फेल हुआ है, तो मैथ्स की प्रोबेबिलिटी 2 by 3 हो जाएगी, है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फेल इन फिजिक्स he fell in maths, find the probability of physics की probability फाइंड आउट करी, जबकि मैथ्स में वो क्या हो चुका है फेल हो चुका है, तो ये तो वही रहेगा M इंटरसेक्शन P करिए तो P इंटरसेक्शन M करिए, तो वैल्यूज तो वही आएगी 10 by 100 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स में कितना है 25 by 100, 25 by 100, 100 से 100 कैंसिल, 2 5 2 जा 5 5 जा 2 by 5। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इन फिजिक्स, given that the maths have already failed, है ना, मैथ्स में ऑलरेडी फेल हो चुका है, फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 2 by 5 आएगी। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फेल्स इन मैथ्स और फिजिक्स। तो मैं इसको लिख लेता हूँ P M by P की वैल्यू कितनी आ गई 2 by 3 एंड P by M की वैल्यू आ गई 2 by 5। अब देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, वो क्या कह रहा है, देखिए मैं भी आपको एक डायग्राम बताया ना, समझिए ये मैथ्स है ये फिजिक्स है, और ये जो है M इंटरसेक्शन P है, मतलब ये दोनों का है।
अब वो ये बोल रहा है कि प्रॉपर मैथ्स में कितनी और प्रॉपर फिजिक्स में कितनी प्रोबेबिलिटी के लोग फेल हो चुके हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी के लोग क्या हो चुके हैं, फेल हो गए हैं। तो आप कैसे निकालोगे, इसको सेपरेट इतनी वैल्यू मेरे को चाहिए और इसकी इतनी वैल्यू चाहिए, तो दोनों को ऐड करने के बाद इसको क्या कर दूं मैं, माइनस कर दूं, तो मुझे एग्जैक्ट इसकी और एग्जैक्ट इसकी पता चल जाएगी। जो दोनों में हुआ है वो नहीं बता रहा है, मुझे ये बोल रहा है कि मैथ्स और फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी बताइए फेल होने की, ठीक है ना। मैथ्स एंड फिजिक्स नहीं बोला है, मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स की और फिजिक्स की फेल होने को, फेल स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप क्या निकालोगे, पी एम यूनियन पी निकालेंगे हम लोग, और फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स में होने वाले, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स माइनस, आप इतने को क्या कर दोगे, माइनस करोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी एम इंटरसेक्शन पी, क्या है वैल्यू भरी है आप, एम यूनियन पी इज इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कितनी है 25/100 प्लस 15/100 माइनस 10/100, 25 40 minus 10 30/100, it means that 3/10, 3/10 is the probability which are fell in maths और physics, maths और physics में फेल होने वाले कितने हैं, 3/10, क्योंकि सेपरेट मैथ्स में ही हुए हैं, सेपरेट फिजिक्स में ही हुए हैं, इन ये तो दोनों में हो गए हैं, मैथ्स में भी हो गए हैं, फिजिक्स दोनों में हो गए हैं, तो सेपरेट मैथ्स में और सेपरेट फिजिक्स में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 3/10 है। ओके, नाउ ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कार्ड्स आर ड्रॉप्ड वन बाय वन फ्रॉम द वेल शेपर्ड पैक ऑफ 32 42 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट कार्ड इज ऑफ स्पेड, सेकंड ऑफ कार्ड, थर्ड कार्ड ऑफ हार्ट एंड फोर्थ कार्ड ऑफ नट। देखिए बहुत इजी है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉप्ड वन बाय वन, 4 कार्ड्स को ड्रॉप कर जाता है वन बाय वन फ्रॉम द वेल शेपर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज स्पेड, सेकंड कार्ड क्लब, थर्ड कार्ड ऑफ हार्ट एंड फोर्थ कार्ड ऑफ डायमंड। एक एक करके क्या करा जा रहा है, ड्रॉप कर रहा है, निकाला जा रहा है, ड्रॉप मतलब निकाला जा रहा है, निकाल के रखा जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 52 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड ऑफ द स्पेड, सेकंड ऑफ द क्लब, थर्ड कार्ड ऑफ द हार्ट एंड फोर्थ कार्ड ऑफ द डायमंड, ऐसा बोला गया है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड इज स्पेड, स्पेड निकाल लेते हैं। तो स्पेड निकालेंगे तो स्पेड कितने होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, है ना। स्पेड कार्ड कितने होते हैं, हुकुम के 13 पान होते हैं, 13/52। अब इस कार्ड को निकाल लिया, अब इसमें से एक हुकुम बाहर हो चुका है, ठीक है ना। स्पेड के बाद सेकंड ऑफ क्लब, क्लब आ गया। तो देखिए क्लब तो 13 होंगे कंफर्म, स्पेड तो निकल चुका है, लेकिन स्पेड निकल चुका तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 52 से 51। इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालने से सेकंड पे क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट आपकी प्रोबेबिलिटी है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी पढ़ेंगे अभी हम लोग, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और इंडिपेंडेंट भी पढ़ेंगे आप, है ना, वेरिएबल बोलेंगे इसको। तो देखिए स्पेड की प्रोबेबिलिटी 13/2 है, लेकिन क्लब की प्रोबेबिलिटी 13/51 हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि आप रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हो, विथ रिप्लेसमेंट होता तो वो पान देखने के बाद फिर से 52 कार्ड्स में रख देते, लेकिन आप क्या कर रहे हो, निकाल के ले रहे हो, उसको बाहर रख रहे हैं आप। तो ये डिपेंड कर गया, जब क्लब क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया किस पे, स्पेड पे, क्योंकि इसकी स्पेड की कार्ड क्या हो चुकी है, बाहर आ चुकी है ना। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं मतलब कि फिर से कार्ड को नहीं डाल रहे हैं, बाहर रख रहे हैं, ठीक है ना। तो विदाउट रिप्लेसमेंट जो होता है हमेशा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, क्लब पे, स्पेड पे। फिर क्लब के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, थर्ड कार्ड ऑफ द हार्ट। हार्ट क्या होना चाहिए, थर्ड में होना चाहिए। तो हार्ट के लिए भी तो 13 पान, मतलब 13 हार्ट तो रहेंगे, हार्ट का तो भी कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये पान भी क्या हो गया है 51 से, मतलब ये क्लब भी क्या हो गया, एक बाहर हो चुका। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 15। नाउ हार्ट के बाद आपको क्या करना है, डायमंड। डायमंड निकालना है, तो डायमंड में तो 13 ही रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, 49। 4 कार्ड्स निकालने हैं, स्पेड एंड क्लब एंड हार्ट एंड डायमंड। एंड आ रहा है, इट मींस 13/52 इनटू 13/51 इनटू 13/50 इनटू 13/49। ये आप वैल्यूज निकालेंगे तो आपकी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। समझ में, ये डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो टर्म है इस पे डिपेंड, ये जो टर्म है इन दोनों पे डिपेंड हो गया, और ये जो टर्म है इन तीनों पे डिपेंड कर गया।
क्योंकि इसका इफेक्ट देखो 1 2 3 कार्ड्स निकलने का इफेक्ट इस पे पड़ गया है। तो दिस इज अ डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट आपको समझा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। ओके अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, 13 1 जा 13 4 जा, इसको फिर आप सॉल्व करेंगे। ओके नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। द क्वेश्चन नंबर 18 says that if A and B are events, है ना, इवेंट A and इवेंट B, ठीक है, दो इवेंट है हमारे पास, वी हैव टू इवेंट्स आर A and B, वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ P A by B, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए व्हेन द गिवन टर्म इज B is a proper subset of A and second A and B are mutually exclusive. A intersection B is equal 5. Mutually exclusive means that A intersection B is 5. कुछ भी एलिमेंट आपके पास इंटरसेक्ट नहीं कर रहा. It means 5. कोई एलिमेंट नहीं है. Now first we take first number example. First वाला क्वेश्चन करते हैं. तो it means that P A intersection B by probability of B. This is the formula of A by B. Now we can say A intersection B. A intersection B. अभी आप सेकंड नहीं कर रहे हैं, आप फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है ना. B is a proper subset of A. देखिए ये जो A है इसी का मतलब सॉरी B जो है इज अ सेट ऑफ सबसेट है, ठीक है ना, प्रॉपर सबसेट ऑफ A. B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A. इट मींस दैट B आपका सबसेट है. इट मींस A एलिमेंट से ही निकला होगा, A एलिमेंट से ही तो B आया होगा. देखिए समझो आप A की वैल्यू 1 2 3 4 है और B की वैल्यू 1 2 3. इट मींस हम लोग बोल सकते हैं B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A. तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 2 3. इट मींस किसके बराबर आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर ही तो आएगी. A इंटरसेक्शन B या तो B इंटरसेक्शन A कर दीजिए तो भी वैल्यू कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू ही आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B ही आएगी. मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो PB ही आएगी बाय PB. है समझ में. A इंटरसेक्शन B, B इज अ सबसेट, B इज अ सबसेट 1 2 3. देखिए 1 2 3 4 का जब आप सबसेट निकालेंगे, सेट A का 1 2 3 है तो B सबसेट निकालें तो 1 2 3 हो सकता है 1 2 भी हो सकता है 1 2 3 4 3 1 3 2. बहुत सारे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, सबसेट हो सकते हैं. किसके, ए के सबसेट बन सकते हैं. ए के सबसेट निकालना आपने 11th क्लास में सीखा होगा. तो ये 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए. बी इज अ सबसेट ऑफ ए. बी इज अ सबसेट ऑफ ए. अब इन दोनों के बीच में अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पूरा बी ही तो आएगा आपका. बी ही क्या होगा आपका, यहाँ बस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ए इंटरसेक्शन बी इज बी हो जाएगा क्योंकि B के एलिमेंट 1 2 3 तीन एलिमेंट्स ही आपके इसमें क्या हो जाएंगे, कंसीडर हो जाएंगे, ठीक है ना. चाहो तो सर नहीं मुझे 1 2 ही लेना है तो ये भी तो सबसेट होगा. तो 1 2 क्या हो जाएगा, 1 2 क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेक्ट कर जाएगा. 1 2 किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू. तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, B by B इट मींस 1. तो ये आपका फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया, है ना. तो 1 आ जाएगा इसका. इसी पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है. सेकंड नंबर क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है आपका. सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इसमें ही आपको A by B निकालना है. तो P A इंटरसेक्शन बाय B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B. अब इसकी वैल्यू दे रखी कितनी है 5. इट मींस प्रोबेबिलिटी 0 बाय PB बाय 0 आंसर. प्रोबेबिलिटी कुछ भी रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना, ऊपर 0 आ चुका है आपका. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बाय B इट मींस आपका 0, है ना. तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. Now the next question is that prove that mutually exclusive A union B is not equal 0. Then prove that. तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट करना है. चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है ना. 19 नंबर क्वेश्चन है आपका. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव A इंटरसेक्शन B is equal 5. Exclusive event A union B is not equal 0. Probability of A union B is not equal 0. ये कहानी दे रखी है आपको. तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए नहीं सॉरी ये हमको दे रखी है. प्रूफ दैट है हमारा. प्रूफ दैट है कि P A बाय A यूनियन B इज इक्वल P ऑफ A बाय P A प्लस P B. ये हमारी हमको दे रखी वैल्यूज. नाउ इसको सॉल्व करते हैं. आपको ये प्रूफ करना है इस वाले टर्म को PA बाय PA प्लस PB ये इतना लाना है आपको, ठीक है ना. तो देखिए ये आपका हो गया RHS, ये LHS को सॉल्व करते हैं. तो इसको सॉल्व करके हमको इसको सॉल्व करके इतना ला देना है, ठीक है ना. तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए बाय ए यूनियन बी, देखिए ए ये वाला सीधा सीधा ये है ना, पी ए बाय बी दिख रहा है, ए बाय ये पूरी पूरी बी है, ये पूरी पूरी वैल्यू ए है। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यही होगा। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज आवर हैपेंड, ए यूनियन बी हो चुका है। आपकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना। फिर से क्या करेंगे अब, देखिए आप प्रोबेबिलिटी इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए, ये होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको सॉल्व करेंगे ना भाई, ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन करेंगे ए ही तो मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही मिलेगा हमको, यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया आपका, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, अब देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है ना। ए की वैल्यू पूरी इतनी है, पूरी ए वैल्यू, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है ना, ठीक। यूनियन कह रहा है मतलब कि आपकी पूरी वैल्यूज ये पूरी पी ऑफ ए हो जाएगी, ये पूरी पूरी पी ऑफ ए हो जाएगी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, ए यूनियन करने के बाद ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज अवर इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, इसकी वैल्यू और यहाँ पे जो वैल्यू है दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकलेगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां अब देखिए सॉरी यूनियन 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 है, यूनियन ये आपका यूनियन, दिस इज आवर यूनियन ए यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, अब देखिए यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया डिवाइडेड बाय, इसकी फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस सॉरी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इस फॉर्मूला को यहाँ लिखता हूँ, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, we have to put the value of P A union B, which is P of A plus P of B minus P A intersection B. Okay, अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि क्या हो रखा है, सॉरी ये A intersection is 5, it means A intersection क्या हो जाएगा, ये आपकी 0 हो जाएगी, तो P of A by P of A plus P of B, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो hence proved, ये वैल्यू आपको आ गई, P of A प्लस P of B, तो hence आपका प्रूव हो गया। ओके, नाउ द एक्सरसाइज सॉरी एग्जांपल्स इज ओवर, है ना, ये पूरा से आपका ओवर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे।